जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सारे साथियों का इस दिव्या एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सेशन को स्किप करने से पहले पूरा वीडियो आप देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर सारे क्वेश्चन आप करते हैं तो समझिए कि कम से कम आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आशय हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे कि दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व, यानी अगर जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व की बात कर रहा है कि वस्तु अस्थायित्व जो होता है, यानी इसमें तो ये किस अवस्था में प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाएं बताई थी। यानी एक पहला था संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको बता दें कि जितनी अवस्थाएं, यानी टोटल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, चारों अवस्था के अपने अपने गुण और अपनी अपनी विशेषता होती है। उसी प्रकार एक गुण या विशेषता जिसकी वस्तु अस्थायित्व थी। वस्तु अस्थायित्व का मतलब बालक को अगर कोई चीज आप दे दे रहे हैं तो फिर उसको कहीं छुपा दे रहे हैं, फिर भी उसके आंखों के सामने से वो ओझल नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग वस्तु अस्थायित्व कह रहे हैं। और ये जो होती है, ये पहली अवस्था का नाम है, जिसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल है, आप पूरा डिटेल यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है, किस तरह से पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखेंगे कि दिया है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है। अब आपको बता दें कि वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने समाज को अहम भूमिका में रखा, कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, फिर सीखता है। और सीखने के लिए इन्होंने जेडपीडी बताया, स्कैफोल्डिंग बताया, पार, मचान, ढांचा, आलम्बन जिसको बोलते हैं। और कहा कि जेडपीडी यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में संपर्क विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी बालक अपने प्रारंभिक बिंदु से जब चलता है और बीच में कहीं अटक जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, इसमें क्या बोले, अस्थायी सहायता, जिसको इसने जेडपीडी बताया। और ये आपको बता दें कि जैसे कोई बालक है अपने मन से अगर 5 क्वेश्चन हल कर रहा है, गुरुजी की मदद से 10 क्वेश्चन हल कर रहा है, तो उसको हम जेडपीडी कर सकते हैं। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसी को हम लोग हिंदी में समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसका पूरा डिटेल देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभी विन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। मेरे साथियों, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने टोटल जो नैतिक थे, यानी 3 स्तर जिसको आप कह सकते हैं 3 स्तर में देखेंगे कि एक स्तर इसमें कोहल आपका पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत था। और इसमें आपका जो अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने की जो अभिविन्यास ये स्तर था, ये आपके पारंपरिक स्तर, यानी कह सकते हैं कि कौन सा स्तर था, तो ये आपके पारंपरिक स्तर, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। और एक एक स्तर के इसने 2-2 अवस्थाएं बताई थी, यानी अवस्था कह सकते हैं कितना, अवस्था इसका 6 हो जाएगा। और आपके स्तर कितने हो जाएंगे, तो स्तर आपके 3 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका पूरा डिटेल देखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि का संबंध किससे है। मेरे साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की बात जब भी आ जाए तो आप ये जानिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और बहुबुद्धि, और इसने टोटल जो है कि बुद्धि के कितने कारक बताए थे, तो बुद्धि के टोटल इसने 8 कारकों के बारे में बताया है। इसलिए आप लोग इसको कायदे से देखिएगा, 8 कारक कौन कौन से हैं। तो उसी में से एक कारक अंतःवैयक्तिक और एक है अंतरावैयक्तिक।
तो अंतः वैयक्तिक वो होता है जिसमें दूसरों के मनोभाव को समझते हैं, और अंतरा वैयक्तिक वो होता है जिसमें स्वयं की भावना एवं जो है कि सामर्थ्य को समझते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर का क्वेश्चन दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इवान पी पावलोव थे, और इन्होंने जो है कि कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, और जो है कि एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इवान पावलोव हो जाएगा। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, और बंडूरा जो दिया था अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा आप करते हैं तो वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो चर्चा किए हैं वो जस्ट आ गया, दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्वलन पर किसने बल दिया। तो जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये जानेंगे किसने दिया, तो बीएफ स्किनर ने, और जब बीएफ स्किनर ने दिया तो बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया, पुनर्वलन पर दिया, रेनफोर्समेंट पर दिया, यानी इस तरह से। और अपना प्रयोग किस पर किया था, तो चूहा पर किया था। तो इस तरह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे जेबी वाटसन जो थे, इन्होंने जेबी वाटसन ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कोहलर जो आपके थे, इन्होंने सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह कुर्ट लेविन ने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इस सारे लोगों को आप लोग 3 कॉपी लेकर के अच्छे से नोट भी करते रहिएगा। ये देखेंगे कि आपके सामने ये आपका पूरा डिटेल इसका है, तो इसको भी आप देखने का प्रयास करिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बहुत मेरे साथियों आप ध्यान देने का, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं पूछा है, तो इसलिए आप इसको देख लेंगे। दिया है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मेरे साथियों 3 मुख्य नियम इसके हैं, जो तत्परता यानी पहले व्यक्ति तैयार होता है, फिर अभ्यास करता है, फिर परिणाम या प्रभाव उसका सार्थक आता है। तो इस तरह से 3 नियम इसने मुख्य नियम बताए। अभ्यास के 2 उप नियम भी हैं, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। लेकिन ये देखेंगे बहु अनुक्रिया का नियम इनके मुख्य नियम में नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आप इसका पूरा डिटेल देख लीजिएगा। देखेंगे अगले नंबर यानी 8वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे जेरोम ब्रूनर, इन्होंने एक सिद्धांत दी, इसमें नवीन संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण में अंतिम चरण इनका कौन सा था। तो ये देखेंगे अंतिम चरण की अगर हम बात करेंगे, तो जो अंतिम चरण की बात इसमें किया गया है मेरे साथियों, ये अंतिम चरण था दृश्यात्मक अवस्था। कौन सा था, दृश्यात्मक अवस्था। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर नंबर आपका, सॉरी 1 मिनट इसमें देखिएगा, ये सांकेतिक अवस्था, सॉरी ये सांकेतिक अवस्था था। तो इस तरह से ये देखेंगे अंतिम चरण पूछा है, तो अंतिम चरण में ये था आपका दृश्य, तो फर्स्ट चरण में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है कि समावेशी का मूल दर्शन क्या है। तो मेरे साथियों आपको सभी लोग जानते होंगे कि समावेशी शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें हम सामान्य और विशिष्ट बालकों को बैठा करके एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देते हैं, जिससे वह शिक्षा के मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति करते हैं, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जहाँ सभी बच्चों की बातें, यानी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक छत के नीचे बैठा करके शिक्षा देना, जो उससे वह शिक्षा के मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति करें, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि अधिगम के दौरान बच्चों में कमियां और त्रुटियों को पहचानने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि जहां, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जहां आपको दौरान दिया रहे वहां आपको क्या लगाना है, रचनात्मक, और जहां बाद दिया रहे वहां क्या लगाना है, योगात्मक। तो दौरान में क्या लगाना है, रचनात्मक, और बाद में जो मूल्यांकन यानी सत्रांत मूल्यांकन होता है, जो तिमाही छमाही सालाना परीक्षा होती है, उसको योगात्मक, और जो परमानेंट चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, रचनात्मक। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखने का प्रयास करिएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है कि विकास के मस्तकाभिमुखी यानी से पोलो कॉडल दिशा का क्या दर्शा रहा है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो आपके विकास का सिद्धांत दर्शाता है, तो ये आपके विकास के दिशा का सिद्धांत ये जो दर्शाता है, इसमें इसका यानी मस्तकाभिमुखी का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर जो बालक का विकास होता है वो पहले केंद्र वाले हिस्से पहले विकसित होते हैं, फिर बाहर वाले हिस्से विकसित होते हैं। तो यानी इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उससे पहले आप इसका डिटेल पूरा देख लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बालक का विकास होता है तो उसमें अनुवांशिक और वातावरण दोनों कारकों के मेल से विकास होता है, यानी दोनों के गुणनफल का परिणाम ही क्या होता है, विकास होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण भी क्या हो सकता है, अनुवांशिकता, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या हो सकता है, तो व्यक्तिगत जो है कि पर्यावरण, और दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम ही क्या होता है, विकास होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि ये जो अधिगम अक्षमता शब्द है यह 1963 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सैमुअल क्रिक, और सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द के बारे में बताया था। कहा कि यह बालक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार के कारण एक ऐसा विषम रोगों का समूह हो जाता है जिससे बालक को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में इत्यादि संबंधित समस्या आती है, जिसको हम लोग अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार एक डिसलेक्सिया बीमारी होती है जिसमें बालक को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। यानी इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर का सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्ग्राफिया कहता तो लेखन कठिनाई हो जाती, कैलिकुलिया कहता तो गणना संबंधी कठिनाई हो जाती। तो इस तरह से इसका एक साथ आप कई ऑप्शन कई आंसर को जान सकते हैं, और इसका पूरा डिटेल जानने के लिए आपको इसको देख लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि प्रेरणाएं दो होती हैं, एक आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक का मतलब हम जब खुद से यानी अपनी रुचि, अपने आनंद के लिए कोई काम करते हैं तो ये क्या होती है, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जब हम पुरस्कार पाने के लिए करते हैं तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो यानी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है। दिया है सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है। तो भारतीय प्रतिमान यानी भारत में प्रचलित जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, आप देखेंगे जो बीके पासी और कृष्ण तिवारी ने बताया था, तो बीके पासी ने टोटल बताया था कितना, 36 मिनट का समय बताया था। यानी कहा कि पहले हम योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि होती है, और उसके बाद हमारी योजना अगर फेल हो जाती है तो हम पुनः योजना बनाते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। यानी टोटल अगर पदों की संख्या पूछेगा तो 6 बताएंगे, और मिनटों की संख्या पूछेगा तो 36 मिनट आप बताएंगे भारतीय प्रतिमान के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखेंगे कि दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो मेरे साथियों, एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका के बारे में बताया गया है, कहा गया है कि शिक्षक क्या है, तो सुगम करता है, सहज करता है, बाल सखा है। यानी सुगम करता की भूमिका में, बाल सखा की भूमिका में, सहज करता की भूमिका में उसको रखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर यानी 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। 17 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि यह आरटी एक्ट 2009 में आया, लेकिन यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, और इसमें सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु तक के लिए पूरी तरह से फ्री सेवा की गई है। तो ये आपका 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसके पूरे आप डिटेल को देखेंगे, लेकिन इसमें आप यह भी ध्यान देना है कि अगर दिव्यांगों के लिए पूछेगा तो 6 से 18 और सामान्य बच्चों के लिए पूछेगा तो 6 से 14। अब देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता विचार की प्रधानता किस अवस्था में आती है। तो मेरे साथियों, यह दूसरी अवस्था। अहम केंद्रिता का मतलब बालक स्वार्थी हो जाता है
जो भी कुछ वो करना चाहता है और स्वयं खुद करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। अल्बर्ट बंडूरा सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सबसे ज्यादा बल इसने अवलोकन और अनुकरण पे दिया, और इस तरह से इसे क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप खूब अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण जो 1904-5 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अल्फ्रेड बिने, और इन्हीं का जो है कि एक साथी था साइमन बिने साइमन, जिसको हम लोग बुद्धि परीक्षण कहते हैं, जो 1904-5 में आया था। और इस तरह से ये लोग फ्रांस में शिक्षक थे, और वहीं पे नगर पालिका में एक जो है कि स्कूल का रिजल्ट गड़बड़ा गया था, उसी पर इन लोगों ने शोध किया था। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे उसी से है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की गणना का सही सूत्र क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आईक्यू के बारे में बताया किसने, पहला सूत्र किसने दिया, पहला सूत्र स्टर्न ने दिया, लेकिन उसमें गुण 100 नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है कि टर्मन ने दिया, और यह प्रमाणित सूत्र दिया 1916 में। और देखेंगे कि इसमें होता है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुण 100, यानी आप कह सकते हैं आईक्यू बराबर एम ए अपन सी इंटू 100, यानी इस तरह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। चलिए देखेंगे, अगला नंबर का क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, कौन सा है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सामान्य विशिष्ट समूह कारक किसने किया, तो सामान्य विशिष्ट इसने जो किया था उसका नाम था स्पीयरमैन। और देखेंगे कि इसने विशेषात्मक रचनात्मक बुद्धि किया था, यानी इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। आगे देखेंगे, अगला नंबर है कि गैने द्वारा प्रतिपादित यानी अष्टपदी का सिद्धांत कह सकते हैं, जिसने दिया अष्टपदी अधिगम सोपानकी का सिद्धांत भी उसी को बोलते हैं। तो सबसे निचला स्तर कौन सा था, तो सबसे निचला स्तर था, आपको बता दें कि ये सबसे निचला स्तर था संकेत देना या संकेत अधिगम। तो इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। आगे देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि यह क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कहानी में किस काल्पनिक पात्र की दुविधा का उल्लेख किया गया है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें हिंज की कहानी की बात आती है, यानी जिसको हम लोग हाइनज भी बोलते हैं, यानी हिंज भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाओं के बारे में बताया। उससे पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का स्वयं से बात करना यानी निजी वार्ता या प्राइवेट स्पीच या टॉक क्या दर्शाता है। तो ये जो आपको दर्शाता है मेरे साथियों, अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करना। तो इस तरह से ये देखेंगे कि ये ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो आपको बता दें कि यह अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन है, और डिस्ग्राफिया शब्द जहां आ जाए तो ये किससे संबंधित है, तो लेखन से। गणित किससे संबंधित है, तो डिस्कैलिकुलिया से। तो इस पर आपको ध्यान दे लेना। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये देखेंगे इसका पूरा डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन थे, यानी प्रयोजन विधि, इसी को योजना विधि, इसी को प्रोजेक्ट विधि, कई नामों से इसको जानते हैं। और इसके जो प्रतिपादक या जनक थे, तो आपको बता दें कि इसके एच किलपैट्रिक थे। ये आपके जॉन डीबी के क्या थे, तो जॉन डीबी के ये शिष्य थे। अगर पूछे कि प्रयोजन विधि का दर्शन किसने दिया, तो अब आप बताएंगे जॉन डीबी का नाम लेंगे, लेकिन विधि के प्रतिपादक या पिता पूछेगा तो आप किलपैट्रिक को ही बताना है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे आने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। 28 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में मुख्य समर्थक कौन थे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा
के बारे में वैश्विक स्तर पर सबसे पहले किसी ने चर्चा किया तो उनका नाम था जॉन डीवी। क्या नाम था? जॉन डीवी। और इसने देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि भारत में पूछेगा तो आप किसको बताना है, तो गीजू भाई बधेका का नाम लेता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जिसने बताया उसका नाम था जॉन डीवी। और इन्हीं ने जो है कि शिक्षण के 3 ध्रुवीय प्रक्रिया भी बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन से आने से पहले ये देख लेंगे, इसका पूरा डिटेल है। 29 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे साथियों। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक बालकों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं सृजनशील बालक जो होते हैं उनको हम लोग अपसारी चिंतन में रखते हैं, वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आंसर क्या सही हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे 29 नंबर का ये पूरा डिटेल है, इसको देख लेना है। आगे देखेंगे अंतिम नंबर का क्वेश्चन है 30 नंबर का, और 30 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है तो आपको बता दें, बालक द्वारा किस असफलता का बहाना बनाना, जैसे परीक्षा फेल होने पर पेन को खराब बताना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनलाइजेशन के नाम से, यानी युक्तिकरण के नाम से हम जानते हैं। यानी आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। मेरे साथियों आप देख रहे होंगे कि ये 30 क्वेश्चन पूरा इसका ये आपका डिटेल भी है, डिटेल भी आपको देख लेना है। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आपको दिव्या एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना है। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा खूब बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण।